अगर सातों चरणों के देखें तो सातों चरणों के बीच में एक ऐसे संधि स्थल पे खड़ा हुआ है, जहां पर सचमुच में ये जो चुनाव है किसी भी पक्ष में मुड़ सकता है। दो पक्षों में हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में पलड़ा भारी रहा है। इसमें तो जो बहुत संशय की बात है नहीं। और अब जो होने जा रहा है 59 सीटों का मामला है, 16 जिलों का, उसमें भी एक 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 विभाजन है। विभाजन ऐसा है कि एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से लगे हुए जिले हैं, जो बहुत ही मुलायम सिंह के परिवार का और बाकी सारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत गढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद मैदान में है, शिवपाल यादव मैदान में है। तो इस तरह से ये जो है, ये तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का समीकरण संतुलित करता है। जो 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 हाथरस है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, कन्नौज है, इटावा, औरैया, ये जो इलाका है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अभी एक अपने पारिवारिक शौक के चलते मैं उत्तर प्रदेश में गया था और वहां बहुत तमाम सारे जिलों से जो रिलेटिव्स आए थे, जो संबंधी जन आए थे, तो उनसे जब बात हो रही थी तो झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई, राठ, ये जो जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो स्थिति 19 भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में थी संतोष जी, 19 सीटों पर एक क्षत्रप की तरह उन्होंने विजय हासिल की थी। वो स्थिति मुझे इस बार बिल्कुल नहीं दिखाई देती। ये बात बिल्कुल ठीक है जो सिंह साहब ने सामाजिक नजरिए से एक वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया है कि वो जिन मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में इसका बहुत असर देखा है। बुंदेलखंड अभी भी बहुत गरीब है और वहां 2,000 रुपए महीने का भी बहुत अर्थ है, 3,000 रुपए महीने का भी बहुत अर्थ है। तो जब 30 से 35 किलो अनाज एक परिवार में मुफ्त मिलता है, तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। वो कुछ अनाज अपने लिए रखता है, बाकी अनाज खुले बाजार में बेच देता है। तो ये तो मैंने खुद देखा है और मेरे अपने सारे, क्योंकि वो सस्ता बेचते हैं, वो उस बाजार की दर से तो सस्ता ही बेचना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो इस फैक्टर इसमें है। हाँ, दूसरा फैक्टर ये है बुंदेलखंड वाले इलाके में कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस बार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर के इस पूरे बेल्ट में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। हो सकता है 19 सीटें उनको ना मिले, लेकिन वो सबसे बड़ा दल तो अभी भी बुंदेलखंड में बनी हुई है। इसमें कोई दो राय मेरी नजर में तो नहीं है और इसका लाभ वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। एक हम लोग बराबर इन तीन दलों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात हमने बिल्कुल नहीं की। 2024 की भी हम बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2024 में जब आएगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक करीब-करीब 7% था। ये बात बिल्कुल सच है कि इस चुनाव में 2022 का चुनाव जब समाप्त होगा 10 मार्च तक कम से कम 5% वोट या 5.5% वोट कांग्रेस के बढ़ेंगे। पूरे समग्र उत्तर प्रदेश, अखिल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और 5.5-6% कांग्रेस के वोट बढ़ने से मुझे लगता है कि सीटें चाहे उनकी ना बढ़ें, कई समीकरण उलट पुलट हो जाएंगे, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो वो एक जो फैक्टर है कि यानी बुंदेलखंड में बारीक अंतर से हार जीत का फैसला होने जा रहा है। अब अगर ये तीसरा चरण निकल जाएगा। अगर हम देखते हैं कि बुंदेलखंड से सिकुड़ गई भारतीय जनता पार्टी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से सिकुड़ गई भारतीय जनता पार्टी, पहले 2 चरणों में पहले भी सिकुड़ गई है, अब बचते हैं 4 चरण। अगर केंद्र की और राज्य की जो नाकामी है, जो नकारात्मक वोट है, जो लोगों का गुस्सा है, बेरोजगारी को लेके, महिलाओं पर अत्याचारों को लेके, नए नौजवानों का गुस्सा है, या कोरोना काल में जो जिस तरह से नाकामियां उजागर हुई हैं, उनका गुस्सा है, वो सारी चीजों को अगर मतदाता ध्यान में रखता है और बीजेपी का आकार अगले 4 चरणों में भी सिकुड़ता है, तो सरकार बनाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ संतोष जी।